देखिए, स्टीमिंग बिहेवियर क्या होता है, स्टीरियोटाइप बिहेवियर क्या होता है और इसमें क्या-क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से स्टीमिंग बिहेवियर हमें ऑटिज़म बच्चों में देखने को मिलते हैं या वर्चुअल ऑटिज़म कंडीशन में देखने को मिलते हैं। स्टीमिंग बिहेवियर और वर्चुअल ऑटिज़म में एक क्या रिलेशन है और स्टीमिंग बिहेवियर को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? क्या ओवरकम हो भी सकता है या नहीं हो सकता? जैसे हमारे पास हैंड फ्लैपिंग है, आई ब्लिंकिंग है या हिटिंग बिहेवियर है, स्टीमिंग बिहेवियर है, इकोलेलिया है या हमिंग स्टीमिंग है। किसी भी तरह का स्टीमिंग जिसमें बच्चा रिपिटेटिव मूवमेंट करता है, क्या ये हमारे बच्चों से जा सकता है? या मेरा बच्चा जंपिंग करता है, तो क्या ये मेरे बच्चों से जाएगा? क्या ये बच्चा मेरा ऐसे ही चलता रहेगा या हम सेंसरी कराते रहेंगे तो चला जाएगा? ये वापस भी आ जाता है, ये वापस क्यों आ जाता है? ये इसके लिए क्या-क्या किया जा सकता है? क्या इसके लिए हम कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सब रिहैब सेंटर। देखिए, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि हमारे बच्चों में, हमारे वर्चुअल ऑटिज़म बच्चों में या ऑटिज़म बच्चों में स्टीमिंग बिहेवियर क्यों हो जाता है, उसके पीछे क्या रीज़न है और इसको हम ख़त्म कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते या इसको कंप्लीटली या इसी के साथ चलना पड़ेगा हमें। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, रिसर्च क्या कहते हैं, सारी सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि ये स्टीमिंग बिहेवियर होता क्या है? जब भी हम अपने वर्चुअल ऑटिज़म के बच्चों में या ऑटिज़म के बच्चों में जब भी रिपिटेटिव मूवमेंट देख रहे होते हैं, मैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा ताकि सारे पेरेंट्स को समझ में आ पाए और एक पर्टिकुलर एक लेमन लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ कि हाँ, मेरे बच्चे में ये क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसके ब्रेन में ऐसा क्या चल रहा है और उससे आप कनेक्ट कीजिएगा। और मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा। इसके बीच में करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो स्टार्टिंग से देखिएगा। और मेरे पीछे जो वीडियो बने हुए हैं वर्चुअल ऑटिज़म के ऊपर, हाइपर एक्टिविटी के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, प्रॉम्प्ट के ऊपर, वो सारी वीडियो थोड़ा देखेंगे तो आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाएँगे कि ये आज जिसके बारे में बात हो रही है, ऐसा क्यों आज बात क्यों किया जा रहा है, क्या रीज़न है उसके बात करने के पीछे के। तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों में स्टीमिंग बिहेवियर है और ये क्यों है, क्या होता है स्टीमिंग बिहेवियर? स्टीमिंग बिहेवियर आपको ये समझना पड़ता है कि स्टीमिंग एक वर्ड निकला है जिसमें हम कहते हैं कि सेल्फ स्टिमुलेशन। ये वर्ड वहीं से निकला, स्टीम। अब स्टीमिंग बिहेवियर क्यों है? क्योंकि इसका एक लिंक होता है स्टीरियोटाइप कंडीशन से, यानी स्टीरियोटाइप मतलब आप समझ सकते हैं रेपिटेटिव मूवमेंट से। रेपिटेटिव मूवमेंट या रेपिटेटिव कुछ भी रेपिटेटिव, जैसे हम अपने सेंसेस का यूज करते हैं, जैसे आइज, नोज, स्मेल, जो भी हम अपने सेंसेस का यूज करते हैं, टेक्सचर, टेस्ट और ऑडिटरी, वेस्टिबुलर, प्रोप्रोसेप्टिव, विजुअल, जितने भी हम अपने सेंसेस का यूज करते हैं, अगर उस सेंसेस का यूज कर रहे हैं और उसी सेंसेस का बार बार हम रेपिटेशन ले रहे हैं किसी काम को करने के लिए या किसी चीज़ को समझने के लिए या किसी चीज़ में इंगेज होने के लिए, तो अब हम कह देते हैं कि हाँ, बच्चे में स्टीमिंग बिहेवियर है, सेल्फ स्टिमुलेशन चल रहा है बच्चे में, या बच्चे में स्टीरियोटाइप बिहेवियर दिखा रहा है। देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम अगर विजुअल से कुछ चीज़ें रेपिटेटिवली कर रहे हैं, यानी कि रेपिटेटिव मूवमेंट उससे कर रहे हैं, जैसे मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ और लगातार देख रहा हूँ, कुछ देर देखता हूँ फिर छोड़ के फिर देखता हूँ, या मैं बार बार आई ब्लिंक करता हूँ, तो ये मेरा स्टीमिंग बिहेवियर हो सकता है। या मैं आई कांटेक्ट ही नहीं करता, या मैं एक ही जगह पे देखता रहता हूँ और फिर जब मेरे को बोला जाता है देखने के लिए थोड़ा सा देखता हूँ फिर नहीं देखता हूँ, ये भी एक स्टीमिंग बिहेवियर में आ जाता है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे हम स्मेल की बात करें, बच्चे क्या करते हैं, हर चीज़ को स्मेल करना स्टार्ट कर देते हैं, हर चीज़ को स्मेल करते हैं, हर चीज़ को स्मेल करने लग जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, कुछ भी नीचे का सामान उठा कर स्मेल करने लग जाते हैं, तो उसको भी हम स्टीमिंग बिहेवियर कहते हैं। या आप ये कहेंगे कि जैसे कुछ खाता है बच्चा, आप कुछ खिला रहे हैं तो उसकी एक आदत बनने लग जाती है कि हर चीज़ को मुंह में लेने लग जाता है, वो भी एक स्टीमिंग बिहेवियर कहलाता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टीमिंग बिहेवियर जिसके जैसे आप कभी असेसमेंट के लिए जाते होंगे अपने बच्चों को लेके या कभी गए भी होंगे, तो आपको बहुत सारे कंडीशन पूछा जाता है, सेंसरी पूछा जाता है कि हाँ, आपके बच्चे में ये बिहेवियर दिखता है, ये बिहेवियर दिखता है, ऐसा ऐसा करता है, वो वैसा करता है, लाइन से चीज़ें लगाता है, जंपिंग करता है, हिटिंग करता है, या हैंड फ्लैपिंग करता है, या स्पिनिंग करता है, चीज़ों को लेके घुमाता है, या पंखे घूमते हुए देखता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टीमिंग बिहेवियर है, यानी कि जो भी आप अपने बच्चे में रेपिटेशन देखते हैं,
तो रेपिटेशन जैसे बाइटिंग भी हो सकता है, पंचिंग भी हो सकता है, हिटिंग भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। जैसे स्क्रैचिंग होता है या सोफ़े को बार बार टच करना हो गया, या व्हील घुमाना, बार बार व्हील घुमाना, या वाटर से खेलना, तो ये भी सारे स्टिमिंग बिहेवियर में आ जाते हैं। अब आपको ये इतना समझ में आ रहा होगा कि स्टिमिंग बिहेवियर एक सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर है। अब ये सेल्फ स्टिमुलेशन क्यों बोल रहे हैं हम? वर्ड अच्छा नहीं है, हमें लगता है कि यार ये तो वर्ड सेल्फ स्टिमुलेशन का मतलब ये तो पॉजिटिव वे में बात की जा रही है। नहीं, आपको ये समझना है कि सेल्फ स्टिमुलेशन पॉजिटिव है, लेकिन किस कंडीशन में पॉजिटिव है, किस कंडीशन में नेगेटिव है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आप ये समझ पाए हैं कि सेल्फ स्टिमुलेशन का मतलब ये हो गया कि बच्चा अपने सेंसेस का यूज किसी भी काम को करने के लिए जब करता है, तो वो अगर रेपिटेशन उस सेंसेस का बार बार ले रहा है, उस सेंसेस का यूज बार बार कर रहा है एक ही काम को करने के लिए, तो हम कहेंगे कि बच्चा सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर दिखा रहा है, यानी स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर दिखा रहा है, यानी कि बच्चा स्टिमिंग बिहेवियर दिखा रहा है। अब कंडीशन ये आती है कि आपको ये समझ में आ गया कि कौन कौन से टाइप है स्टिमिंग बिहेवियर के। विजुअल में भी, ऑडिटरी में भी, प्रोप्रोसेप्टिव में भी, सब सेंसेस के साथ स्टिमिंग बिहेवियर देखने को मिलता है। आपने हैंड फ्लैपिंग देखा होगा, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हैंड फ्लैपिंग को लेकर परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा हैंड फ्लैपिंग करता है, मेरा बच्चा हैंड फ्लैपिंग करता है। सारे कंडीशन में टच करता है, चीज़ों को टच करता रहता है बार बार। सारे कंडीशन में पेरेंट्स हमारे परेशान रहते हैं, और इसी परेशानी की वजह से जब हमारे बच्चे में ये दिक्कत देखने को मिलती है कि यार ये एक ही चीज़ की तरफ फिक्स हो रहा है, तो अब हम इसकी थेरेपी कराने लेकर आते हैं। जब हम थेरेपी कराने लेकर आते हैं तो थेरेपिस्ट आपसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि हाँ ये होता है, ये होता है, ये करते हैं, अरे अरे ये आपने तो सही बोला, ये भी करता है, चलो यार थेरेपी कराती है, तो इसको तो सब पता है। एक थेरेपिस्ट को पता होता है कि एक ऑटिज्म कंडीशन है तो इसमें रेपिटेटिव मूवमेंट होने वाला है। अब उसी रेपिटेटिव मूवमेंट को जब आपसे पूछा जाता है तो उस पर काम भी करने के लिए बोला जाता है कि हाँ इस पर काम करेंगे और ये बिहेवियर ख़त्म हो जाएगा। जब आप काम करवाते हैं थेरेपिस्ट से, तो फिर एक कंडीशन देखने को मिलता है हमें कि वो चीज़ें डाउन होती हैं। जब हम सेंसरी कर रहे होते हैं बच्चों में, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी कर रहे होते हैं या बिहेवियर थेरेपी कर रहे होते हैं, वो चीज़ें डाउन होती है, फिर से रिटर्न आ जाती है। वो चीज़ें फिर से रिटर्न आ जाती है। वो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जब हम फिर से रिटर्न आ रही है, फिर थेरेपी के लिए जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल उसी में लगे रहते हैं कि रेपिटेशन ख़त्म हो जाए, रेपिटेशन ख़त्म हो जाए। ये इसके लिए ये करा लो, इसके लिए टेक्सचर कर लो, इसके लिए ब्रश कर लो, इसके लिए बॉल प्रेशर कर लो, इसके लिए आई कॉन्टैक्ट लेजर लाइट दिखा लो, इसके लिए जॉइंट कंप्रेशन कर लो। ये सारी एक्टिविटी हम कराते हैं, लेकिन सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर इससे नहीं जाता। आपको मैं फिर से बताऊँ, सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर इससे नहीं जाता। आपको ये समझना पड़ता है कि बच्चे का लेवल क्या है और उस लेवल को कैसे क्रॉस करना है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो थोड़ा धीरे धीरे करके करेंगे, आप थोड़ा वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की जा रही है आज। और इन सब बातों को अगर आप समझ गए तो आप अपने बच्चों में रिजल्ट लेके आ पाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से स्टिमिंग बिहेवियर होता है बच्चों में, और जब हम थेरेपी कराने लेके जाते हैं तो ये कंडीशन देखने को मिलती है कि बार बार वो रिटर्न आ रहा होता है। अब ये समझिएगा थोड़ा सा कि अगर मेरे बच्चे में, हमारे कहते हैं कि हमारे ब्रेन में 200 बिलियन ऑफ न्यूरॉन बनते हैं 6 ईयर तक। 6 ईयर तक हमारे बच्चों में 200 बिलियन ऑफ न्यूरॉन बन जाते हैं। एक होता है छोटा बच्चा, एक होता है बड़ा बच्चा, यानी कि 6 ईयर्स का बच्चा या 7 ईयर या 8 ईयर या 9 ईयर्स का बच्चा। एक होता है जो 6 ईयर्स के डाउन जा रहा बच्चा, यानी कि 6 ईयर से 5 ईयर, 4 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर। अब हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो वो सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर दिखाते हैं। तो रिसर्च ये कहता है कि स्टिमिंग बिहेवियर दिखाना एक पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव तो है, वो कब पॉजिटिव है? जब मेरा बच्चा 6 ईयर्स के अबव जाए। मेरे को फिर से सुनिएगा, ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, और ये क्यों होता है ऐसा मैं आपको बताऊंगा। जब 6 ईयर्स के अबव जाता है बच्चा और जब भी फिर भी रेपिटेशन ले रहा होता है तो ये फिर नेगेटिव वे में जाता है, सॉरी पॉजिटिव वे में जाता है। फिर से समझिएगा, जब मेरा बच्चा 6 ईयर्स का है और जब वो 6 ईयर्स या 7 ईयर्स या 8 ईयर्स या 9 ईयर्स या 10 ईयर 11 ईयर्स, जब ये 200 बिलियन ऑफ न्यूरॉन बन जाते और फिर भी वो रेपिटेटिवली मूवमेंट दिखा रहा होता है चीज़ों को लेके, तब हम ये मानते हैं कि ये चीज़ें उसके लिए नेगेटिव है, क्योंकि फिर वो नेगेटिव बिहेवियर की तरफ, नेगेटिव
बिहेवियर की तरफ आ जाता है, यानी कि हिटिंग की तरफ आएगा या आप पंचिंग की तरफ आ जाता है बच्चा। जो भी हमारे हार्मफुल स्टिमिंग रिपीटेटिव मूवमेंट है उसकी तरफ आ जाता है। बच्चा किसी को भी धक्का दे देता है, पुश कर देगा बच्चा। और ऐसे बहुत सारे कंडीशन देखने को मिलते हैं बच्चे में, जैसे लैग को बार बार टैप टैप करने लग जाता है बच्चा, बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है, अपने आप को हार्म करने लग जाता है, हैंड बैगिंग करने लग जाता है, सर पटकने लग जाता है, खींचने लग जाता है बच्चों को, नोचने, अपने स्किन को खरोचने लग जाता है। अब ये 6 ईयर्स के बाद स्टार्ट होते हैं। 6 ईयर्स के पहले ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर देखने को मिलते हैं तो ये रिड्यूस भी हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे हम सोचते हैं कि पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन 6 ईयर्स के अबव अगर रिपीटेटिव मूवमेंट हो रहा है तो वो नेगेटिव की तरफ जाने वाला है बच्चा। ये 2 बात आप समझ गए होंगे। अब जब हम ये बात करते हैं कि हम जब हमारा बच्चा छोटा है या 6 ईयर्स का हमारा बच्चा छोटा है, 6 ईयर्स के तक ही है अभी हमारा बच्चा, और 6 ईयर्स के ऊपर नहीं हुआ है, और 6 ईयर्स के ऊपर भी हुआ है तो उसके लिए क्या करना है उसको वो भी मैं बताऊंगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ये कहते हैं, रिसर्च ये कहते हैं कि ये पॉजिटिव की तरह देखा जाता है। बच्चा अपने आप को सेल्फ स्टिमुलेट कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है, इसलिए स्टिमुलेशन बिहेवियर दिखा रहा है, यानी कि बच्चा रिपीटेटिव मूवमेंट दिखा रहा है, यानी सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर दिखा रहा है, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर दिखा रहा है, स्टिमिंग बिहेवियर दिखा रहा है। कामनेस से कनेक्ट कैसे किया रिसर्चर ने कि इसको कामनेस के साथ क्यों जोड़ा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो न्यूरोटिपिकल की बात करते हैं हम, तो न्यूरोटिपिकल की बात अगर मैं नॉर्मल वे में अगर मैं आऊँ, जैसे हम कई बार आपने देखा होगा, जैसे हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम इस तरीके से चबाने लग जाते हैं, सुन रहे हैं बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं बात कर रहे हैं, और हम अपने नेल को चबा रहे हैं, या नेल के साइड वाला जो पोर्शन होता है उसको चबाना स्टार्ट कर देते हैं, ये खाना स्टार्ट कर देते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि जब हम कुछ समझ रहे होते तो पेन ऐसे ऐसे हिल रहा होता है, या ऐसे ऐसे राउंड राउंड घुमा रहे होते हैं हम पेन को एक दूसरे में फिंगर में इधर उधर मूवमेंट कर रहे होते हैं, या टैप टैप कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके समझ रहे होते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। इस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। या कई बार आपने देखा होगा जब कि नॉर्मली हम बैठे होते हैं या बातों को समझ रहे होते हैं तो हम अपने पैरों को हिलाने लग जाते हैं, नी को हिलाने लग जाते हैं, और अपने बॉडी को भी शेक करते हैं ऐसे ऐसे करके कि हाँ हाँ ठीक 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 ऐसे करके, या ऐसे ऐसे गर्दन हिलाने लग जाते हैं हम अपने। ये भी एक स्टिमिंग बिहेवियर में काउंट किया जाता है। अब न्यूरोटिपिकल का मतलब कि मेरे बच्चे का ब्रेन एक राइट वे में नहीं कनेक्ट कर रहा है, और एक हमारा नॉर्मल ब्रेन है जो कि राइट वे में कनेक्ट कर रहा है, उसमें भी स्टिमिंग बिहेवियर दिख रहा है। और एक नॉर्मल बच्चे का जो स्पेशल बच्चों का जो न्यूरॉन अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाया था, जो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे, वो भी एक तरीके का स्टिमिंग बिहेवियर दिखा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? थोड़ा सा समझना, अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करना, मैं आपके बातों का आंसर ज़रूर दूंगा। और कोई भी ऐसी कंडीशन है या आपके बच्चे में लगता है कि ये चीज़ें नहीं हो पाए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा कि हाँ आपकी बातों का आंसर मिल पाए। तो मैंने कहा कि एक नॉर्मल पेरेंट जब से बिहेवियर होता है, एक नॉर्मल पर्सन होता है, उसके अंदर स्टिमिंग बिहेवियर दिख रहा होता है, तो होता क्या है कि हम ये जो बिहेवियर दिखा रहे होते हैं अपने आप को काम करने के लिए दिखा रहे होते हैं, यानी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को फोकस में लाने के लिए, अपने फ्रस्ट्रेशन को डाउन करने, ये रिसर्चर कह रहे हैं। ठीक है, रिसर्चर क्यों कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं। तो रिसर्चर कहते हैं कि ये अपने आप को काम रखने के लिए किया जाता है, ये अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए किया जाता है, ये अपने आप को एनवायरनमेंट को समझने के लिए किया जाता है, ये कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन को डाउन करने के लिए किया जाता है, या फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, या हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब बहुत सारे तरीके हैं कि फोकस करने के लिए किसी काम की तरफ। ऐसे रिसर्चर कहते हैं कि सेंसरी ओवरलोड को डाउन करने के लिए ये हम बिहेवियर दिखाते हैं। अब आपको ये समझना है कि जैसे हम ये बिहेवियर दिखा रहे हैं और नॉर्मल पर्सन बिहेवियर दिखा रहा है, तो अगर हमने उसको टोका, जैसे मान लीजिए आप सोच रहे थे, आप इसके किसी की बातें सुन रहे और सोच रहे ऐसे कर रहे, एकदम से मैंने आपको बोला कि क्या कर रही है आप, तो आप थोड़ा सा अलर्ट होंगे कि हाँ ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर आप क्या करेंगे, आपका फोकस जो है ना वो डाइवर्ट हो गया, यानी आप अटेंशन इस आपका जो है वो डाइवर्ट हो गया। आप समझ रहे? तो फोकस जब डाइवर्ट हो जाता है ना, तो आपको ये समझना पड़ता है कि आपको इसको सिर्फ समझिए। तो जब आपका फोकस डाउन हो गया तो आप सोचने लग जाते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ।
तो कहीं न कहीं जो रिसर्चर ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कर रहे थे, या आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए कर रहे थे, अपने फ्रस्ट्रेशन को डाउन करने के लिए कर रहे थे, अटेंशन इम्प्रूव करने के लिए कर रहे थे, वो चीज़ एकदम से डाइवर्ट हो गई। ठीक है, एकदम से डाइवर्ट हो जाती है। अब आप ये सोचने लगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो क्यों रहा है, मैं ये क्यों हो रहा था ये। तो जो आपका फोकस था ना वो ख़त्म हो गया। अब आप फिर से फोकस लाने के लिए ट्राई करेंगे तो उसमें एफर्ट लगेगा आपको कि हाँ आप क्या कह रहे थे, हाँ फिर से बताइए। हाँ, आप में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, या आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, आपने मुझे फोकस नहीं करने दिया प्रॉपर वे में। तो रिसर्चर तो अपने हिसाब से सही कह रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि एक क्या स्पेशल बच्चा भी हमारा इस चीज़ को अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, अपने फ्रस्ट्रेशन को डाउन करने के लिए, अपने एक सो दिखाने के लिए ये काम करता है। अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ हैंड फ्लैपिंग से। मान लीजिए कि आपका बच्चा हैंड फ्लैपिंग करता है, खुश होता है तो हैंड फ्लैपिंग करता है, एक्साइटेड होता है तो हैंड फ्लैपिंग करता है, हैंड फ्लैपिंग कर रहा है। हैंड फ्लैपिंग करते ही आपने बोला कि रुको, हैंड फ्लैपिंग नहीं करना, तो वो क्या करेगा, अपने जो हैप्पीनेस को कंट्रोल करेगा, जो खुश हो रहा था उसको रुक जाएगा वो। तो जो वो खुश होने के लिए हैंड फ्लैपिंग कर रहा था उसका जब आपने कंट्रोल किया हैंड फ्लैपिंग को, तो एकदम से बच्चा शट डाउन हो गया। अब होता क्या है कि जब हम हर बार ये बच्चे के साथ करते हैं कि नहीं हैंड फ्लैपिंग नहीं करना, रुको, नो, रुको, हैंड हैंड क्लोज करो, हैंड क्रॉस करो, नहीं हैंड्स को ऐसे नहीं कर, बच्चा एकदम से हैप्पीनेस आता है उसको, मतलब एक्साइटेड होता है या कुछ अच्छा लगता है वो करता है, फिर एकदम से आप रुकते। अब धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चे के अंदर ब्रेन की कंडीशनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, बच्चे को ये समझ में आने लग जाता है कि जैसे ही मैं खुश होऊंगा मम्मा रोकने वाली है, वो खुश होना ही बंद कर देता है, वो हैप्पी होना ही बंद कर देता है। अब क्या होगा कि आपका बच्चा खुश, मतलब वो हैप्पीनेस दिखाई नहीं पाएगा अपना, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अपनी फीलिंग को। इसलिए रिसर्चर कह रहे हैं कि सेल्फ स्टिमुलेशन कामिंग एक बिहेवियर है, एक कामिंग इफेक्ट को दिखाने का एक तरीका है, और ये सेल्फ स्टिमुलेशन है, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में लाने का एक तरीका है। कई बार अगर ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, जैसे हम कहते हैं कि हैंड फ्लैपिंग तो मेरा बच्चा करते रहता है, तो क्या ये राइट है, उसके लिए सही है? क्योंकि सोसाइटी, देखिए क्या होता है ना कि बिहेवियर जो सही है या गलत है वो सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 4 लोगों को लगता है कि ये उंगली चबाना ठीक है, चलो नॉर्मल है, तो लोग टोकते नहीं हैं। लेकिन वही हैंड फ्लैपिंग कर रहा है तो लोग टोकते हैं। आपको लगेगा कि यार लोग बोल रहे हैं यानी कि हाँ गलत है, लेकिन क्या पता उसके लिए वो सही हो, क्या पता उसके लिए वो अच्छा हो, वो अपने आप को रिलैक्स कर रहा हो। बच्चा जो हमारा स्पेशल बच्चा अपने आप को रिलैक्स कर रहा हो, और हमें लग रहा है कि नहीं यार ये तो गलत कर रहा है। तो हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं सोसाइटी के बेसिस पे कि वो राइट है या रॉन्ग है। 4 लोगों ने कहा कि ये सही है तो आपने बोला हाँ चलो हैंड फ्लैपिंग करना सही है। 10 लोगों ने कहा हैंड फ्लैपिंग करना गलत है, तो 10 लोग कह रहे हैं हाँ भाई गलत ही होगा, जाहिर सी बात है। 100 लोग कह रहे हैं, 10 लोग 20 लोग कह रहे हैं, एक ही आदमी थोड़ा ना कह रहा है। तो हम बिहेवियर को या रेपिटेटिव बिहेवियर को कई बार हम सही कह रहे होते हैं, कई बार हम गलत कह रहे होते हैं, वो डिपेंड ऑन सोसाइटी। लेकिन हमें अपना बच्चा समझना है कि मेरा बच्चा अगर कोई काम कर रहा है, रेपिटेटिव बिहेवियर दिखा रहा है, तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कर रहा है या अपने फोकस को डाइवर्ट करने के लिए कर रहा है। जैसे आप कुछ पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, अब वो क्या कर रहा था, पढ़ाते पढ़ाते बच्चा क्या कर रहा है, चीज़ों को समझने के लिए ना इधर उधर देख रहा है। अब आपको लग रहा है मेरा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो जैसे हम कई बार होता है ना कि हम आपस में समझ रहे होते चीज़ों को, तो हम एकदम से थोड़ा सोचने लग जाते हैं हाँ ऐसा। लेकिन आपने क्या किया, आपको तो लगा कि बच्चे में दिक्कत चल रही है, आई कांटेक्ट को लेकर पहले दिक्कत थी, थोड़ा इंप्रूव हो गया था, फिर दिक्कत चल रही है, तो आपको क्या लगा दिक्कत है, तो आपने क्या किया, एकदम से सोचने लग गया ना बच्चा, तो एकदम से आपने डाइवर्ट कर दिया कि नहीं क्या कर रहे हो ये, देखो इधर मेरी तरफ देखो। तो बच्चा जो सोच रहा था, जो जिस चीज़ के लिए वो काम करना चाह रहा था, वही डाइवर्ट कर दिया आपने। अब बच्चा क्या करेगा, बिल्कुल अलर्ट हो जाएगा, अब वो सोच ही नहीं पाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, अब करवाना क्या चाह रहे हो आप, मेरी बात समझ रहे हो आप। तो रिसर्चर इसलिए कहते हैं कि ये सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर माना जाता है, कामिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर बच्चा करता है, इसको रोकिए नहीं, ये अच्छा है बच्चे के लिए। लेकिन मेरी बात मैं थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ, जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं और वो परेशान हो रहे होते हैं, तो मैं ये एनालिसिस करता हूँ कि चलो आप ठीक है, पेरेंट्स रिसर्चर तो कह रहे, लेकिन ये हैंड फ्लैपिंग करना और सोसाइटी में जाके ये करना और एकदम से सारे लोग उसी पर फोकस करने लग जाए, एक पेरेंट्स के लिए कितना इरिटेटिंग पॉइंट हो जाता है वहाँ पे, कितना फ्रस्ट्रेशन वाला बात हो जाता है कि यार ये हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, हिटिंग बिहेवियर दिखा रहा है, या स्क्रैच कर रहा है, या बार बार अपनी बॉडी को हिला रहा है, ये जंपिंग कर रहा है बार बार, ये कैसे नॉर्मल हो सकता है।
ये हैप्पीनेस दिखाने का क्या तरीका हुआ? इसको ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं डेवलप हो रहा है कि हाँ जैसे दूसरे लोग हैप्पी हो रहे हैं वो वैसे ही हैप्पी हो? यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर आपका बच्चा 6 साल का है, जैसा मैं कह रहा था कि 6 साल का अगर ऊपर का बच्चा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप उसको सेल्फ स्टिमुलेशन के लिए, जैसे वो अगर कुछ अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है या नेगेटिव बिहेवियर दिखा रहा है, तो आपको वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें उसको देनी पड़ेगी जिससे वो अपने ब्रेन बॉडी को काम रखने की कोशिश करे, यानी कि जो नेगेटिव बिहेवियर है वो पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ आए, यानी नेगेटिव स्टीमिंग से पॉजिटिव स्टीमिंग की तरफ लेके आना पड़ेगा आपको। 6 ईयर्स के ऊपर बच्चा जा रहा है तो, या 7 ईयर्स का बच्चा जा रहा है तो आप इसको समझना, नेगेटिव स्टीमिंग से पॉजिटिव स्टीमिंग की तरफ का मतलब होता है कि आप उसे कुछ जैसे को टॉय दे दिए तो बच्चा उसी में लगा हुआ है, बच्चा इरिटेटिंग बिहेवियर नहीं कर, जो आपको लग रहा था कि यार ये बिहेवियर इसको हार्म करेगा या दूसरे को हार्म करेगा, इसको इंगेज करने के लिए कुछ और दे दिए, ये भी एक स्टीमिंग है क्योंकि उसी में बच्चा रिपीटेटिवली मूवमेंट कर रहा है, लेकिन आपने पॉजिटिव स्टीमिंग दे दिया। आपने कोई हेडफोन लगा दिया, गाने सुन रहा है बच्चा, प्रॉपर गाने सुन नहीं रहा है वो, मतलब इसको डाइवर्ट करने के लिए आपने ये काम कर लिया, ये भी एक स्टीमिंग है कि बच्चा कंटिन्यूसली वो हेडफोन में लगाए हुआ है, लगा हुआ है। ये ठीक नहीं है क्योंकि सोसाइटी में जाकर बच्चा इंगेज नहीं हो रहा, आपको लगेगा ये यार दिक्कत वाली बात तो है ही है, लेकिन वो नेगेटिव बिहेवियर ना दिखाए तो आपने पॉजिटिव करने के लिए उस बिहेवियर को चेंज कर दिया कि हाँ चलो अब इस स्टीमिंग को फॉलो कर लो, कोई बात नहीं, इसमें खुश हो लो। तो ये एक तरीका होता है स्टीमिंग का जब हमारा बच्चा बड़ा होता है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि हमारा बच्चा अगर 1 ईयर्स का है, 2 ईयर्स का है, 3 ईयर्स का है, 4 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है, हमें है ना उसको जो भी वो स्टीमिंग करना चाहता है, जैसे मैं कहता हूँ सेंसरी रीजनिंग के ऊपर बात करता हूँ, मेरा वर्चुअल ऑटिज्म वाला वीडियो देखेंगे तो सेंसरी रीजनिंग क्या होता है उसके बारे में समझ पाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए हमारा बच्चा कंफर्ट जोन में क्यों रहना चाह रहा है, एक ही तरह का स्टीमिंग बिहेवियर क्यों दिखाना चाह रहा है, क्योंकि देखिए हमारे ब्रेन में 200 बिलियन ऑफ न्यूरॉन बन जाते हैं, कई बार 3 ईयर्स की एज में कम बनते हैं, 4 ईयर्स की एज में बनते चले जाते हैं, ऐसे बनते रहते हैं। तो होता क्या है कि सोशल स्किल, प्ले स्किल, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे बहुत सारे स्किल्स होते हैं, विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स, ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स होते हैं ऐसे, एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स। अब किस स्किल्स में कितना न्यूरॉन काम कर रहा है उसको किसी को नहीं पता। मतलब कि अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि आप है ना सोशल स्किल में बड़े अच्छे हैं, लेकिन सोशल स्किल में मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बोलूँ कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स मेरा बड़ा अच्छा है लेकिन आपका अच्छा नहीं, क्यों? क्योंकि जिस स्किल्स पे जो जितना ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करता है उसका उतना वो एरिया इंप्रूव हो जाता है। मान लीजिए एक स्किल्स में 10 मिलियन ऑफ न्यूरॉन थे, बच्चे ने ओनली 5 मिलियन ऑफ न्यूरॉन का यूज किया, तो हर न्यूरॉन एक इन्फॉर्मेशन लेके रखता है। अब पर्टिकुलर एक ही न्यूरॉन बच्चा यूज कर रहा था, जैसे मान लीजिए वो जंपिंग करते करते बस आगे जाना चाहता है, वो जब भी आप चलवाओगे तो जंपिंग करते करते ही आगे जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो उसी स्किल्स में उसी न्यूरॉन का बार बार यूज करेगा, क्योंकि हमने अदर न्यूरॉन पे प्रैक्टिस नहीं की, हमने और भी उसके हायर स्किल्स पे काम नहीं किया। सोशल स्किल में भी, प्ले स्किल में भी एक लेवल होता है। क्या मेरा बच्चा 5 साल का है तो 5 साल के अकॉर्डिंग सोशल स्किल्स करता है, अगर वो नहीं करेगा ना तो वो आपको सोशल स्किल में भी स्टीमिंग बिहेवियर दिखाएगा, कोई ऐसा रेपिटेटिव मूवमेंट पकड़ लेगा सोशल स्किल्स में भी कि आपको लगे कि ये क्या बिहेवियर दिखा दिया, अब ये क्या नया चीज़ आ गया, अब ये क्या नया कर रहा है। ऐसे बहुत सारे बिहेवियर देखने को मिलते हैं कम्युनिकेशन में, जैसे बच्चा कर रहा है, हम कुछ ना कुछ बोले जा रहा है बच्चा, सेल्फ टॉकिंग कर रहा है बच्चा, हमिंग बिहेवियर दिखा रहा है, या जो भी बोल रहे वो रेपिटेटिव मूवमेंट कर रहा है, बोले जा रहा है, रिपीटेशन दिया जा रहा है उसका। क्यों? क्योंकि हमने कम्युनिकेशन में ओनली इमिटेशन पे काम किया, लेकिन टर्न टेकिंग पे काम नहीं किया, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम नहीं किया, ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे काम नहीं किया, जो कम्युनिकेशन स्किल्स में करना चाहिए, वर्किंग मेमोरी पे काम नहीं किया। अब आप मुझे बताइए, जब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में एक ही एरिया इंप्रूव है तो आप तो उसी की चीज़ का बार बार यूज करेंगे, आपको 4 एरिया यूज करने ही नहीं आता, और हम उसी को ही कह देते कि यार बच्चा सेल्फ स्टिमुलेशन में देगा, और फिर हम सेंसरी करा रहे होते हैं। नहीं, आपको सेंसरी रीजनिंग स्किल्स पे काम करना है, आपको सेंसरी रीजनिंग की तरफ आना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, तभी तो बच्चा हैंड फ्लैपिंग रोकेगा। किस सिचुएशन में करूँ मैं हैंड फ्लैपिंग करना भी ठीक है या नहीं है, जब उसका ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, उसका सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, उसको इमेजिनेशन नहीं है, उसका अच्छा किया गया, उसका रीजनिंग अच्छा नहीं किया गया, तो बच्चा वो कैसे समझेगा। मान लीजिए आपका बच्चा 1 स्टेप में चीज़ें समझता है,
अब वो वन स्टेप में समझता है तो वन स्टेप में काम करेगा। कोई भी रिपीटेटिव बिहेवियर दिखाएगा ना, वो वन स्टेप का दिखाएगा। अब आप बोलेंगे कि मेरा बच्चा तो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ वाटर से बच्चा बहुत खेलते हैं हमारे बच्चे, और जो भी हमारे ऑटिज्म या वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं। अब बच्चा हमारा क्या कर रहा है, पानी से खेल रहा है। अब ये समझिए कि उसको ना गर्म का पानी का पता, ना उसको ठंडा पानी का पता, कोल्ड का नहीं पता, हॉट का नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि किस सिचुएशन में मुझे कैसे पानी यूज करना चाहिए, मुझे सफाई का मतलब क्या होता है, मुझे पानी भरने का मतलब क्या होता है। मुझे ये नहीं पता कि पानी जब आ रहा है तो मैं कैसे हाथ लाऊंगा तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, कैसे मैं पानी के साथ में इंगेज हो सकता हूँ, मुझे और कौन कौन सी चीज़ें मैं कौन कौन सी चीज़ें कर सकता हूँ पानी के साथ। बस उसे पता है पानी टपक रहा है, मुझे हाथ नीचे रखना है, तो बार बार वो वही करेगा। जाएगा पानी के, बस उसे पता है कि मुझे बस छप छप करना है, मुझे पानी में बस मुझे पानी गिराना है। तो जब एक ही तरीका पता होगा पानी का तो वो एक ही तरीके से फॉलो करेगा ना। तो और हमें लगता है कि ये स्टिमिंग बिहेवियर में आ रहा है, ये तो स्टिमिंग बिहेवियर है, स्टिमिंग बिहेवियर। अब इसको कैसे हटाना है, हमें कैसे हमें अच्छा करना है बच्चे का, जो बच्चे का स्टिमिंग भी रेपिटेटिव मूवमेंट ना हो, उसके जितने भी स्किल्स एरिया उसके लेवल को देखो। मैं लेवल के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता डिटेल में, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि आप कोई भी एक स्किल्स पकड़ो, उस स्किल्स का माइलस्टोन देखो, और आप देखो कि मेरा बच्चा कौन से उस स्किल्स में रेपिटेटिव मूवमेंट कर रहा है, रेपिटेटिव बिहेवियर दिखा रहा है। वो पर्टिकुलर अगर वो लेवल होगा 1 ईयर का, 2 ईयर का, अगर वो 5 साल का 2 ईयर का वाला काम कर रहा है ना, तो 2 ईयर वाला ही रेपिटेटिव मूवमेंट बन जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चा अगर एक एरिया यूज कर रहा है किसी स्किल्स का, वो उसका कंफर्ट जोन है, क्योंकि उससे वो समझने में ईजी लग रहा है। मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक ये न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है, कौन सा न्यूरॉन ज़्यादा अच्छे से काम करेगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि ये टच है एक दूसरे के साथ, तुरंत इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन ये वाला न्यूरॉन काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका एफर्ट लगेगा, वहाँ तक कनेक्शन बनाने में, यहाँ से यहाँ इन्फॉर्मेशन देने में टाइम लगता है, बार बार आपको बोलना पड़ता है, बार बार एक ही चीज़ रेपिटेशन देनी पड़ती, तब जाके ये कनेक्ट हो पाता है। अब आप ये बताइए, बच्चे के लिए तो ये फर्स्ट वाला लेवल हुआ ना, फर्स्ट वाला काम किया उसको, तो वो बच्चा वही बार बार करेगा। उसको थर्ड वाला लेवल काम करने के लिए एफर्ट लग रहा है, तो बच्चा उसको प्रोसेस ही नहीं करता। और हमें लगता है कि हम सेंसरी करा लेंगे, हम जॉइंट कंप्रेशन कर लेंगे, ब्रशिंग कर लेंगे, जंपिंग करा लेंगे, भागदौड़ मचा लेंगे, ट्रैम्पोलिन करा लेंगे, दुनिया भर की चीज़ें करा लेंगे, मेरा बच्चा इंप्रूव हो जाएगा। नहीं, ऐसे इंप्रूव नहीं होता। आपको ये समझना पड़ता है कि मेरा बच्चा अगर कोई भी बॉडी का मूवमेंट ले रहा है, कोई भी रेपिटेशन ले रहा है, उससे रिलेटेड उसको कितनी सारी चीज़ें आती हैं। मेरे को हैंड फ्लैपिंग का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हैंड फ्लैपिंग करते हैं हमारे बच्चे, आप बोलेंगे हैंड ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, ये करो, ऐसे करो, ये करो, ये करो, या हैंड को कुछ भी मूवमेंट लीजिए, या हैंड को उल्टा करो, या हैंड को सीधा करो, अब हैंड को ये करो, अब हैंड को ऐसे करो, बच्चा कर ही नहीं रहा। ठीक है, 4-5 स्टेप में नहीं कर रहा एक साथ, वो कमांड फॉलो के साथ नहीं कर रहा। थोड़ा अपने फिस्ट को धीरे से बनाओ, थोड़ा जोर से बनाओ, उसको समझ में ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हो, बोल रहे हो आप। अपने फिंगर को खोलो, फिंगर खोलो का मतलब नहीं पता लग रहा। अच्छा, हाथ को नीचे करो, हैंड्स को डाउन करो, इसको समझ में नहीं। तो बच्चा अपने हैंड्स को कैसे कंट्रोल करेगा? इसको कैसे मेमोराइज होगा कि हाँ अपने हैंड्स को कंट्रोल करने के लिए बोला था? और वो जब भी खुश होगा वो हैंड फ्लैपिंग करेगा, और जब भी आपने रोका तो एक कंडीशनिंग बनेगी, और फिर वो नेगेटिव बिहेवियर की तरफ चला जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है स्टिमिंग बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, स्टिमिंग बिहेवियर को समझने के लिए। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपका बच्चा नेगेटिव बिहेवियर दिखा रहा है तो पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ लाना ही आपके एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो उसको सिखाइए, या 6 ईयर्स का भी बच्चा है ना, 7 ईयर्स का भी बच्चा है, 8 ईयर्स का, 10 या 11 या 12, जो भी बच्चा हमारा 6 ईयर्स के अबव, तो आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि बेटा अपने हैंड्स का कैसे यूज करते हैं, या आप पंचिंग कर रहे हो, आप क्यों पंचिंग, सोशल स्किल में कैसे इंगेज होते हैं। देखा आपने जो बच्चे हिटिंग बिहेवियर करते हैं, अगर उनको सोशलाइज करवाओ, उनके साथ इंगेज हो, बार बार उनको बोलो कि ऐसे करते हैं, ऐसे इनके साथ खेलते, तो बच्चा हिटिंग बिहेवियर छोड़ता है। आप ये बोल दोगे कि हाँ जॉइंट कंप्रेशन कराने से हिटिंग बिहेवियर खत्म हो जाएगा, या प्रेशर देने से उसको हिटिंग बिहेवियर खत्म हो जाएगा? नहीं, ये सब कराने से हिटिंग बिहेवियर खत्म नहीं होता। उसको सोशल स्किल में कैसे मतलब अपने आप को इंगेज करना है वो सिखाना पड़ेगा हमें। कितने स्टेप में चीज़ें समझना है उसको, कैसे प्ले करना है सोशल में, उसको कैसे एक दूसरे के साथ हेल्प करना है, एक दूसरे की कैसे इंगेज होना है एक दूसरे के साथ, ये सब चीज़ें सिखानी पड़ेगी हमें। ये पूरा प्रोसेस है। रिसर्चर क्या कहते हैं मैंने आपको बताया, स्टिमिंग बिहेवियर क्या होता है ये मैंने बताया आपको, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, वर्चुअल ऑटिज्म कैसे कनेक्ट किया है, कैसे कनेक्ट हुआ है इस स्टिमिंग बिहेवियर के साथ, आप अपने बच्चे के साथ कैसे काम करेंगे वो भी मैंने आपको बताया।
आप बस इतना सा ध्यान रखिए कि आपको अपने बच्चे में सेंसरी रीजनिंग पे काम करना पड़ेगा। सेंसरी रीजनिंग मतलब क्या होता है? हर सेंसस का एक रीजनिंग होता है, हर सेंसस में एक रीजनिंग का लेवल होता है। पहला लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, 10 या 12 लेवल पे जाके रीजनिंग डेवलप हो रहा होता है बच्चे का, हर सेंसस के साथ, चाहे टच हो, चाहे ऑडिटरी हो, चाहे वेस्टिबुलर हो, चाहे प्रोप्रोसेप्टिव हो। हर सेंसस के साथ एक रीजनिंग डेवलप करना है। क्यों कर रहे हो, कब कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तब जाके उसकी रीजनिंग डेवलप होगी और वो अपने सिस्टमिक बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। सो थैंक यू सो मच, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बच्चे के साथ काम कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपके बच्चे में एक अच्छा रिजल्ट आ रहा होगा और आते रहेगा। आप पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरी सारी वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी वीडियो, मेरी इसी वीडियो को काफ़ी लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि राइट वे में काम कैसे होता है। हम झूला झुलाते हुए थक गए, हम ऑटिस्ट, हम स्पीच थेरेपिस्ट एक ही खाते हैं बोलते बोलते थक गए हैं। अब हमें नए तरीके से आना पड़ेगा, अब हमें नए तरीके से बच्चे के साथ इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, अगर पेरेंट्स आँख बंद करके किसी थेरेपिस्ट पे भरोसा कर रहे हैं, या थेरेपिस्ट पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, या थेरेपिस्ट अपने ऊपर ही डिपेंड हो गए, नहीं मैं ही कर दूंगा सारी चीज़ें, वो भी गलत है। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कीजिए, एक दूसरे के साथ डिस्कशन कीजिए, खूब डिस्कशन कीजिए थेरेपिस्ट के साथ, एक अच्छा रिजल्ट लेके आइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।